नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के जो मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है। इस क्वेश्चन सीरीज का हम 17वां पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हम 16 पार्ट बना चुके हैं, तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो इनको भी देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। प्रीवियस कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के किस दरबारी विद्वान ने अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया? तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को समझाऊंगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो अथर्ववेद है इसकी रचना किसने की थी? तो अथर्ववेद की जो रचना है ये की थी अथर्वा नाम के ऋषि ने। ठीक है, किस भाषा में की थी? तो संस्कृत भाषा में जो है इस वेद की रचना की गई थी। और जो अथर्ववेद है इसको ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका फारसी में अनुवाद किसने किया? तो इसका फारसी में अनुवाद किया था हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने। किसने? इब्राहिम सरहिंदी ने जो है इसका फारसी में अनुवाद किया था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और जो इब्राहिम सरहिंदी है इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये किसके शासनकाल में था? तो ये अकबर के शासनकाल में, अकबर के दरबार में एक फेमस विद्वान था। ठीक है, और यदि हम बात करें यहाँ पर अथर्ववेद की, तो इसमें क्या वर्णन किया गया है? तो इसमें जादू टोना, भूत प्रीत, मंत्रों आदि का उल्लेख मिलता है। तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो नाटो है इसका हेडक्वार्टर जो है ये ब्रुसेल्स में स्थित है। कहाँ पर? ब्रुसेल्स में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि हम बात करें यहाँ पर नाटो की, तो नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? दी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया है ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारत नहीं है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते कि भारत की संचित निधि का वर्णन कहाँ किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में जो है संचित निधि का वर्णन किया गया है। और हम देख लेते कि इनमें से कौन सा व्यय जो है इस पर भारत नहीं है। तो नंबर ए पे लिखा है भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन और भत्ते। तो देखिए, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको क्या कहा जाता है? इनको CJIV कहा जाता है। तो इनके वेतन और भत्ते तो संचित निधि पर भारत होते हैं। ठीक है, और जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में? तो इसको हम शॉर्ट में CAG कैग भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो कैग के वेतन और भत्ते मिलते हैं ये भी कहाँ से मिलते हैं? भारत की संचित निधि से ही मिलते हैं। ठीक है, और नंबर सी पे लिखा है संघ लोक सेवा आयोग के वेतन और भत्ते। तो जो UPSC के अध्यक्ष हैं इसके वेतन और भत्ते कहाँ से मिलते हैं? ये भी भारत की संचित निधि से ही मिलते हैं। लेकिन जो भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते हैं ये भारत की संचित निधि से नहीं मिलते। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के वेतन और भत्ते जो हैं ये संचित निधि पर भारत नहीं है, और यही हमें बताना था। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है। तो मैं आपको आंसर ही बता दूं कि जो बजट शब्द है इसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं पर नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो वर्णन किया गया है, जिसे सामान्यतः क्या कहा जाता है? जिसे सामान्यतः बजट कहा जाता है। लेकिन बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं किया गया है। ठीक है, यदि हम बात करें यहाँ पर कि विनियोग विधेयक, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 114 में किया गया है। और जो भारत की संचित निधि है, ठीक है, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है कि भारत की जो संचित निधि है इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 266 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है सर चार्ल्स मेडकाफ को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, पहले क्या था कि इंडिया में जो है प्रेस को उतनी स्वतंत्रता नहीं थी, उस पर कई जगह जो है प्रतिबंध लगे हुए थे जो कि अंग्रेजों ने लगाए थे। लेकिन जो है सर चार्ल्स मेडकाफ ने जो है भारतीय प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी, इसलिए इनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है
देखिए जो बनारक्यूलर प्रेस एक्ट है ना, ये लॉर्ड लिट्टन या फिर कहीं कहीं आपको लॉर्ड रिटन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इन्हीं का नाम है लॉर्ड रिटन, ठीक है। इन्होंने पारित किया था। और कब किया था? तो इन्होंने जो ये एक्ट है ये 1878 में पारित किया था। एक्चुअल में इसको जो है 1878 का बनारक्यूलर प्रेस एक्ट कहा जाता है, ठीक है। इस एक्ट में क्या होता था, तो जितने भी भारतीय समाचार पत्र थे सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है। और बाद में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको किसने रद्द किया, तो मैं आपको बता दूं कि 1882 में, ठीक है, लॉर्ड रिपन ने। ये किसने रद्द किया था ये एक्ट? तो लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। कब किया था? 1882 में किया था। तो इन दोनों के नाम और ये दोनों सन आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 7 क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी समारोह जो है ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। जो माखनलाल चतुर्वेदी है ना, ये मध्य प्रदेश के एक फेमस कवि थे और इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। तो इनकी कुछ फेमस रचनाओं को हम देख लेते हैं। हिमक्रीटनी, हिमतरंगिनी, पुष्प की अभिलाषा, रंगों की होली, कृष्ण अर्जुन युद्ध और समय के पांव, ये 6 जो इनकी रचनाएं हैं बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। रचनाएं तो इनकी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये रचनाएं जो हैं ये परीक्षा में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन हो सकता है, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। देखिए पीवी नरसिम्हा राव जो लिखा है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री तो रहे हैं, आपको पता है। उससे पहले जो है ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। यहाँ पे लगा चौधरी चरण सिंह, तो चौधरी चरण सिंह जो है हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं। उससे पहले ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और जो बीपी सिंह हैं ये भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। और जो चंद्रशेखर जी हैं ये प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने से पहले ये किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के प्रिय भजन बैष्णव जन तो तैनो कहिए के रचयिता कौन थे? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी जी का सबसे पहले तो प्रिय भजन कौन सा था? बैष्णव जन तो तैनो कहिए। और इसकी रचयिता जो हैं ये थे नरसिंह मेहता। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो नरसिंह मेहता हैं ये गुजरात के फेमस संत थे और इन्हीं ने जो है गांधी जी के प्रिय भजन की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो भारत का इथोपिया कहा जाता है मध्य प्रदेश राज्य को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए मध्य प्रदेश का एक स्पेशली श्योपुर जिला है, ठीक है। मध्य प्रदेश का स्पेशली एक श्योपुर जिला है जो कि अत्यधिक कुपोषण से प्रभावित है। यहाँ पर हर साल कई बच्चों की जान जाती है कुपोषण से, और इसीलिए जो है मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि हम बात करें कि जो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर की मुद्रा का क्या नाम था? तो देखिए दोस्तों, जो विजयनगर साम्राज्य था ना, इसकी मुद्रा का नाम था पैगोडा। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यदि हम बात करें यहाँ पर कि जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना किसने की थी? तो हरिहर एवं बुक्का ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और यहाँ पे लिखा है हूण, ठीक है। तो जो बहमनी राज हुआ करता था, ठीक है, जो बहमनी राज था इसकी मुद्रा का क्या नाम था? इसकी मुद्रा का नाम था हूण। तो ये दो, पैगोडा जो है ये विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा का नाम था और जो हूण है ये बहमनी साम्राज्य की मुद्रा का नाम था। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर को तैमूर लंग क्यों कहा जाता था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो देखिए हुआ क्या था कि तैमूर का एक युद्ध में पैर खराब हो गया था, जिसके बाद वह लंगड़ा के चलने लगा था, ठीक है। और लंगड़ा के चलने के कारण ही इसको तैमूर लंग कहा जाता था, ठीक है। तो लंगड़ा कर चलता था इसलिए इसको तैमूर लंग कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो गलत कथन का हमें चयन करना है, तो हम एक एक करके देख लेते हैं। नंबर ए पे लिखा है, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। तो ये फैक्ट जो है, ये कथन जो है बिल्कुल सही लिखा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कथन सही होते हैं ना उनको आप याद करते चलिए, क्योंकि वो फैक्ट जो है सीधे के सीधे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। नंबर बी पे लिखा है, जैन उल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये बिल्कुल सही है।
तो जैन उल आबदीन जो हैं इनको कश्मीर का अकबर कहा जाता है, ये फैक्ट भी बिल्कुल सही है। नंबर सी पे लिखा है राणा कुंभा ने चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो जो राणा कुंभा थे इन्होंने चित्तौड़गढ़ में एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो राणा कुंभा ने ही करवाया था। नंबर डी पे लिखा है हसन गंगू ने गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में बहमनी राज्य की स्थापना की थी। तो ये कथन जो है बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल गलत कथन है और गलत कथन का ही हमें चयन करना था। तो नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जो हसन गंगू थे ना, इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में बहमनी राज्य की स्थापना नहीं की थी। जो हसन गंगू हैं इन्होंने जो है 1347 ईस्वी में, कब, 1347 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, एमबीटी हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बहमनी राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, और जो बहमनी राज्य इन्होंने बनाया था इसकी राजधानी क्या बनाई थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी, तो गुलबर्गा। ठीक है, गुलबर्गा को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। और यदि हम बात करें कि इनकी राजभाषा कौन सी थी, तो जो बहमनी राज्य था जिसकी स्थापना हसन गंगू ने की थी, इनकी राजभाषा जो है ये मराठी थी। ठीक है, इसकी राजभाषा मराठी थी। और बहमनी राज्य की मुद्रा तो मैंने आपको बता दी है, हूण जो थी इनकी मुद्रा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य को उगते सूरज की भूमि यानी कि लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है, तो उगते सूरज की भूमि कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए अरुणाचल प्रदेश की जमीन में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अरुणाचल प्रदेश का वह स्थान जहां सूर्य की रोशनी सबसे पहले पड़ती है, तो उस स्थान का नाम पूछा गया था। तो जहां पर अरुणाचल प्रदेश में सूर्य की रोशनी सबसे पहले पड़ती है उस स्थान का नाम है डोंग वैली की देवांग घाटी। ठीक है, और ये जो जगह है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और कहाँ पर स्थित है, तो भारत और चाइना और म्यांमार की बॉर्डर पर। ठीक है, 3 देशों की बॉर्डर पर ये जो जगह है, ये जो स्थान है ये स्थित है, भारत, चीन और म्यांमार। ठीक है, उस स्थान का नाम क्या है, डोंगी वैली की देवांग घाटी। ठीक है, यहाँ पर जो है सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारनाथ स्थित है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सारनाथ क्या है, एक तीर्थ स्थल है, एक स्थान का नाम है। ये जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास में ये जो सारनाथ जगह है ये स्थित है, ये आपको याद रखना है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि जो सारनाथ है ना, इसी स्थान पर सबसे पहले गौतम बुद्ध ने, ठीक है, जो हमारे गौतम बुद्ध थे, इन्होंने 5 ब्राह्मणों को अपना प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, और इस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। और जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है ये भी सारनाथ स्थित अशोक के सह स्तंभ से लिया गया। और जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है इसको कब अपनाया गया था, तो इसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन और भारत सरकार दोनों की किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए व्हाइट पेपर जो है, मैं आपको बता दूं, जो व्हाइट पेपर है ये ब्रिटेन और भारत द्वारा जारी रिपोर्ट एवं सरकारी दस्तावेज है, जिसके माध्यम से सरकार किसी सूचना, प्रस्ताव आदि को जारी करती है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय एंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी। तो जो तृतीय एंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ना, इसकी समाप्ति जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो तृतीय एंग्ल मैसूर युद्ध है ना, किस किस के बीच में हुआ था, तो ये जो है मैसूर राज्य के शासक टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। ठीक है, और ये किस संधि के साथ समाप्त हुआ था, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ ये युद्ध जो है समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में कौन सी ऊर्जा स्टोर होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो देखिए जो घड़ियां होती हैं जिनमें हम चाबी भरते हैं, तो जो चाबी भरने की प्रोसेस होती है तो उनमें जो है स्थितिज ऊर्जा स्टोर होती है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 20 क्वेश्चन है वह कौन सा तत्व है जो इनेमल को कठोर बनाता है। तो इनेमल को कठोर बनाता है फ्लोरीन तत्व है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इनेमल शब्द लिखा हुआ है, ये क्या है, तो देखिए दांत की बाहरी परत को इनेमल कहा जाता है। ठीक है, दांत की बाहरी परत को इनेमल कहा जाता है। और ये जो इनेमल है ना, ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है
कि हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, तो दांत का एनेमल, यानी कि जो दांत की बाहरी परत होती है वो दांत का एनेमल होता है और ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है, और जो मनुष्य के दांत है ना उनमें कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याण या फिर इसको सैंडल पीक भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है, तो ये जो है ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी यदि पूछी जाए तो कौन सी है, सैंडल पीक है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई जो है ये 730 मीटर है और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 22 क्वेश्चन है, भारत का वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं, तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर जहां मिलते हैं वो स्थान कौन सा है, कन्याकुमारी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, कन्याकुमारी किस राज्य में है, तो ये तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, और जो कन्याकुमारी है ना इसको ब्रिटिश काल में क्या कहा जाता था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ब्रिटिश काल में इसको कैप कैमोरिन के नाम से जाना जाता था। कैप कोमोरिन जो है इसको ब्रिटिश काल में कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से हम बहुत सारे फैक्टों को समझेंगे। तो बलवन के रिलेशन में हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो हम एक एक करके देख लेते हैं। नंबर ए पे लिखा है कि बलवन को गुलाम का गुलाम कहा जाता है, तो ये कथन बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, क्योंकि जो गुलाम का गुलाम है ये किसको कहा जाता है, गुलाम का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। ठीक है, इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। और यहाँ पर नंबर बी पे लिखा है इसने 40 दल का गठन किया था, किसने, बलबन ने। बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, क्योंकि 40 दल का गठन किसने किया था, इल्तुतमिश ने ही किया था। ठीक है, और नंबर सी पे लिखा है कि इसने सिजदा और पाबोस की प्रथा बंद करवा दी थी। तो यार ये प्रथा जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछी जाती है, ये प्रथा इसने बंद नहीं करवाई थी, इसने शुरू करवाई थी। तो ये भी बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे जो सजदा और पाबोस शब्द है ना इनके अर्थ पूछे जाते हैं और ये प्रथा जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कई बार पूछी जाती है। तो जो सजदा शब्द है इसका अर्थ होता है लेटना और जो पाबोस शब्द है इसका अर्थ होता है पैर चूमना। अर्थात बलबन ने एक प्रथा शुरू की थी कि जब भी राजा आए तो आपको लेट जाना है और उनके पैर चूमना है। ठीक है, तो ये कथन गलत लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा है कि इसने प्रथा बंद करवाई थी, बंद नहीं इसने शुरू करवाई थी। नंबर डी पे लिखा है इसने मेवातियों का कठोरता पूर्वक दमन किया था, तो ये कथन जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बलबन ने मेवातियों का कठोरता पूर्वक दमन किया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतनी बातें, इतने फैक्ट आपको याद रखना है और सारे फैक्ट अपने आप में एक क्वेश्चन डेवलप करते हैं। और दोस्तों आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल और हमारी एक विशेषता है कि हम एक क्वेश्चन से अधिक फैक्ट बताते हैं, क्योंकि पता नहीं होता ना यार कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आ जाए, इसलिए मैं ज्यादा फैक्ट बताता हूं क्योंकि आप एग्जाम में क्वेश्चन को सही से अटेंड करके आ सकें और आपको एक नंबर मिल जाए और आपका एक नंबर ही आपका सिलेक्शन करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क की राजधानी क्या थी। तो देखिए जो कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क, इनकी दो राजधानियां थी। ठीक है, इनकी दो राजधानियां थी, कौन कौन सी, एक तो थी पुरुषपुर और दूसरी थी मथुरा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा उक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी रचना है। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है ये नेल्सन मंडेला की रचना है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। नेल्सन मंडेला कौन थे, तो ये दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे। और देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंडेला दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो जो मंडेला दिवस है ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। ठीक है, कब मनाया जाता है, 18 जुलाई को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2009 से। इसकी शुरुआत किसने की थी, तो यूएनओ ने जो है इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, तो जो मंडेला दिवस है ये कब मनाया जाता है, ये 18 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, और जो नेल्सन मंडेला है ना इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो इनको शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1993 में मिला था। ठीक है, और इनको भारत रत्न भी दिया गया था। तो इनको भारत रत्न कब दिया गया था, तो इनको 1990 में भारत रत्न दिया गया था। तो इतनी बातें जो हैं आपको इस क्वेश्चन के संदर्भ में याद रखना है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को
लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप कहीं से भी हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, उनको देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।